नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास है, भाषा विकास से जो जितने क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आपको यहाँ बता दें कि भाषा विकास का जो हम पार्ट फर्स्ट बना रहे हैं, इसका जल्द ही हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट में जितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से निकल कर आए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। आपको यहाँ पे बता दें कि जो ये भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखिए। और आज का जो वीडियो है, इसमें आप सभी लोगों को अपना आकलन करना है और वीडियो को पुश करके अपना आकलन करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आज आपको कितने अंक प्राप्त हुए। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन का आपको आंसर भी देना है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ DK में। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है अपना, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान या संप्रेषण करते हैं, वहाँ कहलाती है। ध्यान देना है क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के सदस्य परस्पर अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान या संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे तक अपने भावों विचारों को पहुंचाते हैं, वह कहलाती है विभाषा, भाषा, बोली या फिर अन्य। तो यहाँ पे वह भाषा कहलाती है भाषा। तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर राधा कृष्ण ने, डॉक्टर मोहन ने या फिर अन्य ने? तो आपको यहाँ पे बता दें कि ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार है, यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था कि भाषा जो है ध्वनि संकेतों का एक व्यवहार है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया था। तो पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा संसार का नादमय चित्र है। ध्यान देना है आपको यहाँ पे, ये भाषा की परिभाषा जो है अपन ये सारी पढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा भी दी गई है। भाषा संसार का नादमय चित्र है। ध्यान देना है आपको, भाषा संसार का नादमय चित्र है। ध्वनि स्वरूप यहाँ विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है। यह कथन किसने कहा था? सुमित्रा नंदन पंत जी ने, हजारी प्रसाद ने, बेनी प्रसाद ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ जो कथन है ये सुमित्रा नंद पंत जी के द्वारा कहा गया था। पहला वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह कथन जो है किसका है? ध्यान देना है, ध्वन्यात्मक शब्दों का, अपने ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा जो विचारों का प्रकटीकरण है, यहाँ भाषा है। यह कथन किसका है? अरस्तु का है, स्वीट का है, मतीराम का है या फिर पाणिनि का है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ जो कथन है, यहाँ स्वीट जी के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पुश करके आप अपना आकलन भी कर सकते हैं और अंत में भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको पूरे कितने अंक प्राप्त हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यहाँ कथन ध्यान से पढ़ना है। भाषा क्या है? निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत वह सार्थक ध्वनि की समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन दोनों हो सके। यहाँ कथन किसका है? डॉक्टर आदिनाथ का, डॉक्टर शंकरनाथ का, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का या फिर इन सभी ने कहा था? तो आपको यहाँ पे बता दें कि यह जो कथन है, यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा गया था। चलिए देखते हैं अगला। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है, इसे ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ध्यान देना है आपको, क्या कहा गया है? मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट
करता है और मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है, इसे ही भाषा की संज्ञा दी गई है। यहाँ कथन किसका है? जे स्पर्शन का है, टर्मन का है, या फिर दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ जो कथन है यहाँ जे स्पर्शन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। यहाँ कथन किसका है? ध्यान देना, यहाँ परिभाषा किसने दी है? भाषा जो अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। यहाँ कथन किसका है? पिंच का है, क्रौंचे का, पतंजलि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ जो कथन है यह क्रौंचे के द्वारा दिया गया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा में संप्रेषण के विचारों, संप्रेषण यानी कि विचारों का आदान प्रदान, भाषा में संप्रेषण के विचारों के आदान प्रदान के वे सभी साधन आ जाते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। यहाँ कथन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया था? हरलाक के द्वारा, दीपदान के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, या फिर पाणिनि के द्वारा? तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ कथन जो है हरलाक के द्वारा दिया गया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। यहाँ वाक्य किसने कहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से। आपको यहाँ पे बता दें हैं कि यदि भाषा नहीं होती तो पूरा जो संसार है वो गूंगों की विराट बस्ती बन जाता, और विराट बस्ती बनने से यह बच गया पूरा संसार। तो यहाँ जो कथन है वो किसका है? सीताराम जी का, राजा राम चतुर्वेदी जी का, मतीराम का, या फिर अन्य का? तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ जो कथन है सीताराम चतुर्वेदी जी के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, आपका एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। जब मनुष्य अपने शरीर के अंगों से संकेत करके, ध्यान देना है, शरीर के अंगों से संकेत करके अपने विचारों और भावों को दूसरे तक पहुंचाता है या दूसरों को प्रकट करता है, तो यहाँ कथन कहलाता है सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, या फिर विभाषा। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि ऐसा जो अपने विचारों वो या भावों को अंगों से संकेत के द्वारा प्रकट करता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। पहला वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए आवश्यक है। जब भाषा का विकास होता हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक संपर्क, विद्यालय में पढ़ना, लिपि का ज्ञान होना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पे बता दें जब भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा इन सभी विकल्पों में से जो इम्पोर्टेंट है वो है लिपि का ज्ञान होना। यहाँ पे यदि लिपि का ज्ञान है तो आपका भाषा विकास आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे सा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट होता है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है, या फिर भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। तो आपको यहाँ पे बता दें शिक्षा तथा भाषा का जो संबंध है, शिक्षा तथा भाषा का जो संबंध है वह है अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। यदि आपकी अपनी बोली में शिक्षा दी जाती है तो आपको जल्द ही समझ में आएगा और जल्दी से आप उसे समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। इसलिए शिक्षा तथा भाषा का जो संबंध है वो क्या है? भाषा से ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा सीखी जाती है सुनकर, पढ़कर, बोलकर या अनुकरण द्वारा। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि भाषा तो इन सभी से सीखी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा सीखता है वो अनुकरण का मतलब देखकर सीखता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है
शिक्ष धातु से, ध्यान देना है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पूछा है, तो भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो शिक्ष धातु से हुई है, भास धातु से, दिव्य धातु से, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान होगा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है, तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है यहाँ पे, और आता भी है, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे बता दें कि हिंदी भाषा का संबंध किससे है? फारसी से, देवनागरी से, गुरुमुखी से, या रोमन से? तो आपको यहाँ पे बता दें कि सबसे पहला वाला ऑप्शन है फारसी। तो जो फारसी भाषा का संबंध है वो उर्दू, अरबी और फारसी से है। दूसरा है देवनागरी। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली ये सभी देवनागरी लिपि से संबंधित है इसका। तीसरा जो है गुरुमुखी, तो गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा को कहा जाता है। तीसरा है आपका रोमन। तो जो रोमन है आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाओं को कहा जाता है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा का संबंध पूछा है, तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा का जो संबंध है वो यहाँ पे है देवनागरी लिपि से। तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, या पाली प्राकृत से? तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि पिछले वीडियो में हिंदी भाषा का जो संबंध है वो वैदिक संस्कृत से बता दिया गया था, जो कि गलत था। आप यहाँ पे सही कर लेना, हम आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन पहुँचाएंगे। गलती से कभी आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए आपसे। आपको यहाँ पे बता दें कि हिंदी भाषा का जो संबंध है वो प्राकृत पाली भाषा से है। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। तो आपको बता दें हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वो पाली उत्तर भारत के लोगों के द्वारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी जो है 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। तो आपको बता दें हैं कि पश्चिम में जो हिंदी है वो हरियाणा से राजस्थान तक, उत्तर में नेपाल से उत्तर प्रदेश तक, और दक्षिण में मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। इसलिए ये पाली और प्राचीन भाषा इसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा को जो जन्म हुआ है वो पाली और प्राकृत भाषा से हुआ है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देव भाषा कौन सी है? देव भाषा यानी जो देवताओं की भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत, हिंदी है, पाली है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सभी लोगों को पता होगा कि देव भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा है। सबसे पुरानी जो भाषा है वो है संस्कृत। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सांकेतिक के रूप में, मौखिक, या लिखित, या उपयुक्त सभी? तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग हुआ वो सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग हुआ। पहले क्या है, आमने सामने रहते थे लोग, तो संकेत के माध्यम से एक दूसरे को समझा सकते थे। बाद में क्या है, मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ। मौखिक भाषा जो आमने सामने लोग रहते थे उनको ही कहा जाता था। बाद में इसके बाद में लिखित भाषा जो अपने सामने नहीं रहते हैं, दूर स्थान पर रहते हैं, उनके तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग हुआ था। इस प्रकार सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग हुआ वो हुआ अपना सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पे आ वाला ऑप्शन यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और विचारों में क्या संबंध है? ध्यान देना है आपको, भाषा और विचारों में क्या संबंध है? मानसिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, या शारीरिक है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि भाषा और विचारों में जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध है। तीसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में किसका योगदान है? ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है बहुत सारे एग्जाम में। आपको बता दें बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में किसका योगदान है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, या सभी का? तो बालक की भाषा को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में इन सभी का योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार यहाँ पे चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति का जो साधन है वह क्या है? भाषा है, अभिलाषा है, परिभाषा है, या त्रिभाषा है? विचारों की अभिव्यक्ति का जो साधन है वो कहलाता है आपका भाषा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भाषा में परिवर्तन के कारण, जब भाषा में परिवर्तन होता है तो वो किस कारण से होता है, ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है बहुत सारे एग्जामों में। जब भाषा का परिवर्तन अपन देखते हैं कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे भाषा का जो है कुछ रूप बदल जाता है, तो उसका क्या कारण है, स्थान विशेष की जलवायु, कई पीढ़ियों का अंतर, भौगोलिक विभिन्नता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है वो अपना है स्थान विशेष की जलवायु, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपन सही होगा। स्थान विशेष की जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो भाषा विकास का भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। यहाँ कथन किसका है, पाणिनि का, पतंजलि का, मतीराम का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि जब भाषा को व्यापार कहा गया है और हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं तो यहाँ जो कथन है महर्षि पतंजलि के द्वारा इस कथन को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की मानक भाषा है, हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है, अवधी बोली है, भोजपुरी है या उपयुक्त सभी है। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि हिंदी की जो मानक भाषा है वो खड़ी बोली को कहा गया है। ध्यान रखना है अपने को, खड़ी बोली को ही हिंदी की मानक भाषा कहा गया है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। ध्यान देना है सभी को, जो पार्ट फर्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को, 14 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 14 अक्टूबर 1949 को। तो आपको यहाँ पे बता दें ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी को ध्यान देना है और ध्यान से ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आपका यहाँ पे पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके, वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपने ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं जस्ट ठीक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।